All right. So we were discussing about the bicarbonate buffer system. This is an extracellular buffer system. ये buffer system extracellular fluid में है और इसके दो components हैं, ठीक है? इसके जो दो components हैं वो हैं आपके bicarbonate ions हैं, ठीक है? Carbonic acid है और sodium bicarbonate है. Quantitatively, it is the most important in the extracellular fluid. Please बहुत शोर हो रहा है पीछे. कौन इतनी बातें कर रहा है? प्लीज शोर नहीं करें, मैं लेक्चर ले रही हूँ. पीछे बहुत बैकग्राउंड में शोर है. क्या मसला है आज? बाकी लोग ना बोलें. राइट. सो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोनिक एसिड है और एक बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन फॉर्म. सो कार्बोनिक एसिड कैसे बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग विद water and the presence of carbonic anhydrase, it is changed into carbonic acid. This reaction is very rapid if carbonic anhydrase is present. Otherwise, this reaction is very slow. ठीक है, carbonic acid जो है बहुत slowly produce होता है. अब ये जो carbonic acid है वो weakly dissociated because it is a weak acid, so it will weakly dissociate to hydrogen ions and bicarbonate ions. ठीक है. दूसरा कंपोनेंट जो है उसका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इट डिसोसिएट इनटू सोडियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक है, इसका मतलब बाइकार्बोनेट इधर से भी आ रहा है, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से भी बन रहा है. ठीक है, और एक कंपोनेंट जो तीसरा कंपोनेंट है वो उसका सोडियम है. ठीक है, हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से और सोडियम बाइकार्बोनेट से भी सोडियम और बाइकार्बोनेट. तो ये कॉम्पोजिशन है आपके बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. आज तो बहुत शोर है भाई, क्या बात है? हाँ, रोज तो नहीं इतना शोर होता है, रोज तो इतना शोर नहीं होता था. आई डोंट वांट कि मेरी क्लास डिस्टर्ब हो. चलो अब नेक्स्ट टाइम से मैं घर बैठूंगी. So if you put the entire system, the sodium bicarbonate and the carbonic acid together, so you will get this thing. ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये चीजें they are present, right? अच्छा, अब क्या है कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेट से हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया हुआ है और वी से कि देयर लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो व्हाट विल हैपन? ठीक है, क्या होगा? What will happen that the hydrogen ions जो हैं they will combine with the bicarbonate ions and this reaction will form carbon dioxide and water. तो याद रखो कि जब भी आपके बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा होगा तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम उस एक्सेस एसिड को बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड. राइट, ये चीज दिमाग में आप बैठा लो अच्छी तरह से. whenever there is excess acid inside your body, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकली अगर बॉडी में एक्सेस एसिड हो जाते हैं तो the bicarbonate buffer system combines with that excess acid and forms carbon dioxide. ठीक है, this excess carbon dioxide, how will you get rid of the body from the body? ये बाय रेस्पिरेशन. ठीक है, एल्वियोलर वेंटिलेशन से यू विल गेट रिड ऑफ दिस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो कहानी हो गई अगर बॉडी में एसिड ज्यादा हो गए. बॉडी में से ज्यादा होंगे तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो है उसको टेम्परेरीली कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू योर वेंटिलेशन. राइट, अच्छा, and that ventilation eliminates the excess carbon dioxide from the body. दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है. ठीक है, यू हैव एडेड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू द सिस्टम. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, दिस स्ट्रॉन्ग बेस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वीक बेस. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा. ठीक है, और एज
दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग यूज्ड अप, तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं, अगर बॉडी में एल्कलोसिस हो गया है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस डाला है, तो क्या होगा कि आपके बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम वीक बाइकार्बोनेट बनाएगा और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो बार बार यूटिलाइज हो रही है इन फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस, वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। अच्छा, कल सवाल किसी बच्चे ने ये पूछा था कि हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस तो बन जाते हैं। होता ये कि बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका जो रिएक्शन है इज मोर रैपिड एज कंपेयर टू एनी अदर रिएक्शन बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो एल्कलोसिस अगर हो गई है या एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड हो गया बॉडी में, तो क्या होगा, वीक बाइकार्बोनेट्स बनेंगे। ठीक है, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो एक्सेस वीक बेसिस बनी है, the body will get rid of these bicarbonates through the kidney। ठीक है, और ये जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है, तो व्हाट विल हैपन कि वेंटिलेशन जो है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, वेंटिलेशन विल स्लो डाउन सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस कम बैक टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर एल्कलोसिस हो गया है तो वीक बेसिस बनेगी, which how the body will get rid of through the kidneys, और दूसरे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से क्या होगा, आपकी वेंटिलेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपके ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब भी बाइकार्बोनेट में चेंज होगी तो कार्बोनिक एसिड कम हो जाएगा। ठीक है, जब कार्बोनिक एसिड कम होगा तो और कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर कंबाइन करेगी वाटर के साथ टू फॉर्म मोर कार्बोनिक एसिड। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, जब ये बेस कंबाइन कर रही है इस कार्बोनिक एसिड के साथ, तो स्वीट कार्बोनिक एसिड बनेगा, लेकिन फिर ये कार्बोनिक एसिड कम हो जाएगा बॉडी में। तो जैसे ये कम होगा तो मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म मोर कार्बोनिक एसिड। द रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड विल डिक्रीज। ठीक है, द नेट रिजल्ट देयरफॉर द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द ब्लड डिक्रीजेस, बट द डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड inhibits respiration and decreases the rate of carbon dioxide exhalation। ठीक है, अब जो बात बॉडी के अंदर, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर कम हो गई है, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन कम हो जाएगी और लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी विल डिक्रीज। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, बस दिमाग में आप बैठा लो कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो है वो एक्चुअली या कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इन केस ऑफ एसिडोसिस वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और इन केस ऑफ एल्कोलोसिस वो वीक बेसिस बना देता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम कर देता है। ठीक है, और वीक बेसिस जो है दे विल बी एक्सक्रीटेड वाया द किडनी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कम होगी तो रेस्पिरेशन कम हो जाएगी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वापस नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ये तो था आपके बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का काम। अब हम जरा क्वांटिटेटिव डायनेमिक्स पढ़ लेते हैं कि क्या होगा। As you know, all the acids in the body along with the carbonic acid, जो weak acid है, वो भी आयनाइज होता है in the body to some extent। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है वो आयनाइज होता है into हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, सो हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि the concentration of the hydrogen and bicarbonate ions is proportional to the concentration of the carbonic acid। जितनी कार्बोनिक एसिड है उतने ही you will get hydrogen and bicarbonate ions। ठीक है, so अगर हम if we want to find out the dissociation constant of that particular acid, तो हम कहेंगे कि dissociation constant K dash है, कितना dissociate कर रहा है, K dash is equal to हाइड्रोजन आयंस इनटू बाइकार्बोनेट आयंस ओवर कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सो हम कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे डिसोसिएटेड आयंस की विद दैट एसिड रिलेटेड टू दैट एसिड। ये एसिड है
और वो कितने आयंस में डिसोसिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, K is equal to हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाय कार्बोनिक एसिड। ये आप दैट्स हाउ यू विल फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट कि कितना डिसोसिएट हो रहे हैं हाइड्रोजन आयंस, राइट, बाय कार्बोनिक एसिड कितना डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, तो ये आपकी डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब अगर हमने हाइड्रोजन आयन को कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम इसका एल्जेब्रिकल मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेटेड, हाइड्रोजन जब इधर आएगा, ठीक है, तो आपकी कार्बोनिक एसिड ऊपर चला जाएगा, बाइकार्बोनेट नीचे आ जाएगा और के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देखो एल्जेब्रिकली। तो हाइड्रोजन आयंस फाइंड आउट करने के लिए वो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन था वो इधर आ गया, के इधर चला गया, कार्बोनिक एसिड ऊपर चला गया और बाइकार्बोनेट आयंस नीचे आ गए। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयंस ऑफ you can find out the hydrogen ion in the fluids if you know the ratio between carbonic acid and the bicarbonate ions. ठीक है, this equation indicates that in a carbonic acid solution the amount of free hydrogen is equal to the amount of free hydrogen is equal to carbonic acid over bicarbonate ions. ठीक है, अच्छा अच्छा अब है मसला ये है कि आपका ये जो ऊपर कार्बोनिक एसिड था वो उसको, क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो है ये रेडिकली डिसोसिएट हो जाता है, तो इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो इंस्टेड ऑफ दैट फाइंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ वी पुट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हियर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड आउट करना आसान है। The concentration of an undissociated carbonic acid cannot be measured in solution because it rapidly dissociates into carbon dioxide and water or to hydrogen ion and bicarbonate। कार्बोनिक एसिड या तो हाइड्रोजन आयन या बाइकार्बोनेट बना देता है फॉरन, या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बन जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर कार्बोनिक एसिड लिखा हुआ उसका कोई फायदा नहीं है, वी कैन नॉट estimate the value of carbonic acid there. So carbon dioxide dissolved in the blood is directly proportional to the amount of undissociated carbonic acid। ठीक है, अब ये आप याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर डिसॉल्व है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अनडिसोसिएटेड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, यानी कि ये जो अनडिसोसिएटेड कार्बोनिक एसिड है, सॉरी, ये जो अनडिसोसिएटेड कार्बोनिक एसिड है that is equal to the dissolved amount of carbon dioxide in the blood, dissolved carbon dioxide in the blood। ठीक है, तो इसको तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो हमने देन इसकी जगह हम लगा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू। ठीक है, विच इज इक्वल टू द कार्बोनिक एसिड इन द ब्लड। सो हमने यहाँ लिख दिया कि हाइड्रोजन इज इक्वल टू के इंटू 003 इंटू PCO2 और बाइकार्बन। अब 0.03 कहाँ से आ गया कि most clinical laboratories measure the blood carbon dioxide tension rather than the actual amount of carbon dioxide. Rather writing actual amount of the carbon dioxide, we write the tension. So PCO2 is multiplied by the solubility coefficient of the CO2. So वो कैसे find out करेंगे? PCO2 multiplied by the solubility coefficient of the कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम फिर लिखेंगे उसकी जगह हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू के इंटू 0.03 इंटू PCO2 ओवर बाइकार्बोनेट। ठीक है, अच्छा फिर वापस आपको दिखा देती हूँ दोबारा। हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू कार्बोनिक एसिड ओवर बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर कार्बोनिक एसिड जो है you cannot find out the value of carbonic because it's rapidly dissociates, so you will find out the value of carbon dioxide. Carbon dioxide tension you will find out by multiplying it with the solubility। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 0.03 ये solubility कार्बन डाइऑक्साइड की ओवर बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, तो हम इक्वेशन 3 को ऐसे लिखेंगे, राइट। अच्छा, now we know कि hydrogen ions concentration is expressed in log pH is equal to minus log H plus। दूसरे आपको पता है कि pK is equal to minus log K। अब इस इक्वेशन के अंदर
अब इस इक्वेशन के अंदर आप हर जगह माइनस लॉग की वैल्यू ऐड कर देंगे, यहाँ माइनस लॉग लगा देंगे, यहाँ माइनस लॉग लगा देंगे और यहाँ लॉग लगा देंगे, राइट। यहाँ हर तीनों जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लॉग की वैल्यू लगा देंगे, तो आप कैसी इक्वेशन की शेप क्या हो जाएगी, माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग बी के माइनस लॉग एंड सेम इक्वेशन। ठीक है, एच के साथ हमने माइनस लॉग लगा दिया, बी के साथ हमने माइनस लॉग लगा दिया और फिर इस इक्वेशन के साथ हमने माइनस लॉग लगा दिया। ठीक है, अब माइनस लॉग एच प्लस क्या है, एज वी नो कि माइनस लॉग एच प्लस जो है वो आपका पी एच है, तो यहाँ हम माइनस लॉग एच प्लस की जगह लिख देंगे पी एच, और माइनस लॉग के क्या है, पी के है। ठीक है, तो हम इतनी बड़ी ये लिखने के बजाय हम लिख देंगे इज इक्वल टू पी के, और बाकी माइनस लॉग दिस विल स्टे एज इट इज। सो बाई पी एच माइनस लॉग एच प्लस की जगह हमने पी एच लिख दिया और माइनस लॉग के प्लस की जगह हमने पी के लिख दिया, और बाकी माइनस लॉग 0.03 इंटू पी सी टी ओ टू ओवर बाइकार्बोनेट आयन। अब क्या है कि अब हमने इसका माइनस साइन जो है हमने उड़ाना है, तो जब हम माइनस साइन उड़ाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ जाएगा, बाइकार्बोनेट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो पी एच इज इक्वल टू पी के माइनस लॉग कार्बन डाइऑक्साइड ओवर बाइकार्बोनेट। अगर हमने माइनस इसका उड़ा देना है, we have to remove this minus and make it plus, so bicarbonate will go up and carbon dioxide will come down। ठीक है, सो आप देखो पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग बाइकार्बोनेट ऊपर आ गया, ये प्लस हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हम लॉग्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि लॉग्स में ये बहुत स्मॉल नंबर्स हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट राइट ऑल द स्मॉल नंबर्स, स्मॉल डिजिट्स, सो वी यूज द लॉग्स। ठीक है, अच्छा, अब जब हम when we talk about the bicarbonate buffer system, this equation is called Henderson-Hasselbalch, this equation is called Henderson-Hasselbalch equation। ठीक है, so bicarbonate, when we talk about the bicarbonate buffer system, तो bicarbonate buffer system की वैल्यू p के वैल्यू जो है वो 6.1 है। ठीक है, क्या है, 6.1 है। तो P अगर हम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को देखते हैं तो हम P की जगह वैल्यू लगा देते हैं 6.1, सो pH इज इक्वल टू 6.1 प्लस लॉग बाइकार्बोनेट ओवर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, अब आप अगर इस रिलेशनशिप को देखो, व्हाट विल यू सी कि pH की बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या रिलेशनशिप है। बाइकार्बोनेट के साथ इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है पीएच की, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। पीएच जो है, if there are more bicarbonate ions तो pH will increase, if there are less bicarbonate ions the pH will decrease। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो पीएच कम हो जाएगी और डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। Carbon dioxide present in the dissolved form is actually representing your carbonic acid। ठीक है, this CO2 is actually representing your carbonic acid। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम या ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कम या ज्यादा हो रही है, एंड इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद योर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा फिर हम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इज रेगुलेटेड मेनली बाय द किडनीज। अच्छा, मजे की बात यह है कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम दो चीजें बना रहा है, एसिडोसिस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और अगर एल्कोलोसिस है तो वो बाइकार्बोनेट बना रहा है। ठीक है, ज्यादा, सो बाइकार्बोनेट जो वो बना रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रेगुलेट हो रही है बाय द किडनीज, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ज्यादा तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द लंग्स। ठीक है, बाय एसिडोसिस में, एल्कोलोसिस में बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बाइकार्बोनेट आयंस, वीक बाइकार्बोनेट आयंस बना रहा है, तो दोज एक्सेस आयंस बी एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज।
एंड अगर एसिडोसिस है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है एंड दैट एक्सेस विल बी एस्क्रीटेड बाय द रेस्पिरेशन। ये बाइंड करता है और वो स्पेसिफिक substances बनाता है which the kidneys or the lungs can get rid of easily. By increasing the rate of the respiration, the lungs remove excess carbon dioxide from the plasma, and by decreasing respiration, the lungs elevate carbon dioxide. ठीक है? So normal physiological acid-base hemostasis results from the coordinated efforts of the lungs and kidney. ठीक है? यानी कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बाइंड तो कर रहा है एक्सेस एसिड और एक्सेस बेस के साथ, लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एसिड बेस होमियोस्टेसिस है दैट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ लंग्स एंड किडनीज। ये जो कुछ भी बना रहा है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम दैट इज रिमूव्ड आइदर बाय द लंग्स और बाय द किडनीज। ठीक है? अच्छा, एसिड बेस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? वन ऑफ दिस कंट्रोल मैकेनिज्म का डिस्टर्ब, या लंग्स डिस्टर्ब हो गए हैं या किडनीज डिस्टर्ब हो गई हैं या कोई मेटाबॉलिक चेंज आ गई है बॉडी में। ठीक है? तो क्या होगा कि आइदर बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी या बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर द बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन इज डिस्टर्ब तो और कहाँ डिस्टर्ब हो रही है? इन द एक्स्ट्रा सेलुलर fluid. If there is a change in bicarbonate concentration in the extracellular fluid, then we will call it metabolic acid base disorders. Bicarbonate में change है तो हम इसको कहेंगे metabolic acid base disorder. ठीक है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा? देखो अब इसमें लिखा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नाम एसिडोसिस है लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि बाइकार्बोनेट आयंस कम हो गए हैं। ठीक है? प्राइमरी डिक्रीज है बाइकार्बोनेट आयंस में, याद रखो प्राइमरी, वर्ड प्राइमरी, इसको ध्यान से सुनो। प्राइमरी डिक्रीज है इन बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। अब लेट्स से कि बाइकार्बोनेट कम हो गए हैं तो उस रिलेशनशिप से एज कंपेयर टू दैट हाइड्रोजन आयंस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है? लेकिन वजह जो है, क्योंकि प्राइमरी वजह जो है डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट है, तो हम इसको कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरी टर्म है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है? इसमें क्या है कि देयर इज अ प्राइमरी इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? प्राइमरी इंक्रीज है इन बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में डिस्टर्बेंस प्राइमरी जो है वो बाइकार्बोनेट की है। ठीक है? अगर तो बाइकार्बोनेट कम हो गए हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गए हैं तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ठीक है? जब बाइकार्बोनेट जब ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयन की बॉडी में वो कम हो जाएंगे। ये दूसरा डिसऑर्डर क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या हो रहा है? अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि यूजुअली इंप्रेशन ये आता है कि जी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो कोई गड़बड़ जो है वो किडनीज में है। नो, नॉट नेसेसरी। यस, हो सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे पैथोलॉजीज डेवलप हो जाती हैं जिसमें किडनी के अलावा भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और कंडीशंस भी कर देती हैं। ठीक है? तो ये मत समझना कि ये मेटाबॉलिक जो है वो सिर्फ डिसऑर्डर सिर्फ किडनी की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। अपार्ट फ्रॉम किडनी और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें मेटाबॉलिक यानी बाइकार्बोनेट लेवल्स बॉडी में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। राइट? अच्छा, फिर आ गया जनाब आपका एसिड बेस डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर्स। ठीक है? इसमें क्या है कि प्राइमरी चेंज है कार्बन डाइऑक्साइड में। प्राइमरी चेंज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या है? there is an increase in carbon dioxide in the there is an increase in carbon dioxide in the extracellular fluid. और respiratory alkalosis में क्या है? there is a decrease in carbon dioxide in the extracellular fluid. यहाँ पे प्राइमरी चेंज क्या है? डिस्टर्बेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? वर्ड प्राइमरी का मतलब है पहली चेंज क्या है? डिस्टर्बेंस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? यहाँ पे ये जो है ये डिस्टर्बेंसेस मेनली disturbances in the mostly changes in the lung pathology की वजह से। So
अब हम फिर वो हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन को देख लेते हैं। pH इज इक्वल टू पीके। पीके हम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की बात करें तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का पीके 6.1 है, प्लस लॉग बाइकार्बोनेट ओवर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो लेट्स से अगर बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल है, यानी 1/1 है, तो लॉग 1, इसका मतलब है लॉग 1 हुआ। pH इज इक्वल टू 6.1 प्लस लॉग 1 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो उसका मतलब होगा pH इज इक्वल टू pK ऑफ बाइकार्बोनेट सिस्टम। pH इज इक्वल टू pK ऑफ बाइकार्बोनेट सिस्टम विच इज 6.1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बाइकार्बोनेट आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड is present in equal amounts, तो pH जो है वो इक्वल होगा pK of the bicarbonate buffer system which is 6.1। ठीक है, अगर ये दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाइकार्बोनेट आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड आयंस, दे आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो pH जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द pK ऑफ द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम विच इज 6.1। ठीक है, अच्छा, तो अब वो यही बात करता है कि अब इस सिस्टम के अंदर अगर आप एसिड ऐड करोगे, ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के अंदर आप एसिड ऐड करोगे, तो व्हाट विल हैपन कि जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो कंबाइन करेंगे विद द एसिड। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था, तो क्या फॉर्म होगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बाइकार्बोनेट कंबाइन करेंगे उस एक्सेस एसिड के साथ और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। याद रखो कि जब भी एसिड ऐड होगा या ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम दे विल utilize their bicarbonate ions to form excess amount of carbon dioxide। जब excess amount of carbon dioxide ये ज्यादा हो जाएगी और ये यूटिलाइज हो जाएगा, तो पीएच जो है बॉडी का वो लो हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, तो व्हाट विल हैपन, दिस एक्सेस carbon dioxide will stimulate the respiration and get rid of that excess pH from the body। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो so when acid is added, it is buffered by the bicarbonate ions, which is then converted into dissolved carbon dioxide, decreasing the ratio of bicarbonate ions to carbon dioxide and thus decreasing the pH of the extracellular fluid। एक्सेस एसिड ऐड किया है सिस्टम में, तो बाइकार्बोनेट आयंस ने combined with those hydrogen ions and has formed carbon dioxide। बाइकार्बोनेट कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो पीएच कम हो जाएगा। ठीक है, बाद में इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फेट है कि वो रेस्पिरेशन के थ्रू निकल जाएगी बॉडी। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, बॉडी में एल्कलोसिस हो गई है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड जो है उसका बाइकार्बोनेट जो है वो यूज हो जाएगा इन फॉर्मिंग वीक बेस। ठीक है, वीक बेस बनेंगे, वीक बेस बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि जब स्ट्रॉन्ग एल्कली ऐड होगी तो कार्बोनिक एसिड का जो बाइकार्बोनेट है वो बनाएगा बाइकार्बोनेट आयंस, वीक बाइकार्बोनेट आयंस बना देगा, यानी कि बाइकार्बोनेट्स बढ़ गए हैं। और पीछे जब वो बार बार कार्बोनिक एसिड यूज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर मोर बाइकार्बोनेट बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है, बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गया, तो पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये मैंने पहले भी आपको इसीलिए बताया था कि बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो कि जब एसिडोसिस होती है तो कार्बोनिक एसिड जो है उसके जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू निकल जाती है। और अगर एल्कोलोसिस हो गई है तो एल्कोलोसिस में क्या है, कार्बोनिक एसिड के जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो कंबाइन कर जाएंगे विद आपके बेस के साथ एंड दे फॉर्म वीक बाइकार्बोनेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, इन्होंने एसोसिएशन दिखाई हुई है आपकी पीक पीएच की एट डिफरेंट
लेवल्स, ठीक है। ये साइड जो है एसिड्स की है, ये आप एसिड ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये साइड जो है बेसिस की है, ये आप बेस ऐड कर रहे हो, ठीक है। और ये आपका पीएच है। नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट ये आपका 7.34 है, ठीक है। ये 7.34 आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट है। अच्छा, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का पीके क्या है? 6.1, यानी कि 6.1 पे सबसे अच्छा ये काम करेगा। ये जो इसका है ना, यहाँ पे इसका मतलब है कि बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसोसिएट हो रहे हैं इन इक्वल अमाउंट्स, ठीक है। यानी कि 50 यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स है, कार्बोनिक एसिड है, और 50 आपके बाइकार्बोनेट आयंस है, या कार्बोनिक एसिड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इक्वल अमाउंट 50/50, ठीक है। याद है ना, कार्बन बाइकार्बोनेट ओवर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि 50 बाइकार्बोनेट है और 50 ही आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर वैल्यू आ जाती है कार्बोनिक एसिड की 6.1। तो यहाँ पे देखो इक्वल डिसोसिएशन है, यहाँ ये 6.1 बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का पीके है, और ये है आपका आपकी बॉडी का एक्चुअली पीएच, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम वर्क्स बेस्ट अगर लेट से 1 डिग्री का डिफरेंस हो। 6 यहाँ पे 7.1 से लेकर ये 5.1 तक ये अच्छा काम कर ले लेते हैं, जिससे बियॉन्ड दैट ये विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेरी गुड फंक्शन, डिसोसिएशन कम हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम डिसोसिएशन जो है वो इस लेवल पे है 6.1 पे, जो इसकी पीके वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या फायदा पाइप कार्बोनेट बफर सिस्टम का? कोई फायदा ना होगा। So when all the carbon dioxide is converted into bicarbonate, or when all the bicarbonates are converted into carbon dioxide, the system has no buffering power, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो बिल्कुल नकारा है हमारी, लेकिन अच्छा, अब एक किसी भी बफर की देखो, बहुत सारे बफर इंट्रा सेलुलर बफर भी हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर बफर, उनकी बफरिंग पावर दो चीजों पर डिपेंड करती है। अगर तो उनकी जो उनकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है, इन द एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है तो उनकी बफरिंग पावर बहुत अच्छी होगी। दूसरे, पीएच शुड बी क्लोज टू द पीके ऑफ द सिस्टम। एक अच्छा बफर क्या होता है कि बफर की अमाउंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा हो। दूसरी, उसका पीएच शुड बी, the pK of the system should be close to the pH of that extracellular fluid। अब क्या कहानी है, अब बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को देख लेते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में क्या स्टोरी है कि बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो पीएच है वो 7.4 है, ठीक है। और जो पीके है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का वो है 6.1, जो कि बहुत दूर है, ठीक है। इसका मतलब है कि बफरिंग पावर जो है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की इतनी अच्छी नहीं है। अगर इसकी बफरिंग पावर 7 होती या 6.8 होती, क्लोज टू द 7.4, तो हम कह सकते थे कि बफरिंग पावर बाइकार्बोनेट सिस्टम की जी बहुत अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। ये 6.1 तो इसकी बेस्ट बफरिंग इसकी 6.1 पे होती है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो पीएच है वो 7.4 है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 6.1 का क्या मतलब है कि बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, 20 टाइम बाइकार्बोनेट आयंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स ऑफ द बाइकार्बोनेट सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट इज नॉट ग्रेट, यानी कि ना तो पीएच इज क्लोज टू द पीके, पीके इज नॉट क्लोज टू द पीएच, और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट, वो भी कोई इतने ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं है। इस हिसाब से तो हमें लगता है कि बफरिंग पावर जो है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की बहुत कम है। लेकिन they say कि despite these characteristics, the bicarbonate buffer system is the most powerful extracellular buffer in the body, right? Despite these characteristics कि ना pH is close to the pK, ना ही इतनी अमाउंट ज्यादा है,
bicarbonate or carbon dioxide की, even then the bicarbonate buffer system is the most powerful extracellular fluid buffer in the body. Why? बताओ, कोई गेस करो। उसकी वजह ये है कि जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जब बाइंड करता है ना विद एक्सेस एसिड और बेस, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, या ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है या बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है। ठीक है, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, दे आर रेगुलेटेड बाय द किडनीज एंड द लंग्स। अगर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बाइकार्बोनेट बना रहा है, अगर बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट एल्कलोसिस हो गई है, तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बहुत सारे वीक बेसिस बनाएगा, एंड दोज वीक बेसिस देन दे द किडनी विल गेट रिड ऑफ देम। ठीक है, ये बॉडी से निकाल देगी। इसी तरह से अगर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम एसिडोसिस हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बना रहा है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो that is removed by the lungs. तो actually bicarbonate buffer system important extracellular buffer इसलिए है बिकॉज कि ये कंबाइन करके जो चीजें बना रहा है ना, दे आर बीइंग रेगुलेटेड, दीज आर रेगुलेटेड। अगर ये ज्यादा हो जाती हैं तो दे विल रिमूव बाय द किडनीज और दे विल बी रिमूव बाय द लंग्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि डिस्पाइट इट इज नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ गुड बफर, even then the components it is forming, they are being removed by the regulated, अगर वो बढ़ गए तो they will be removed by the kidneys and the lungs. So pH of the extracellular fluid is controlled by relative rate of removal and addition of bicarbonate ions by the kidneys and the rate of removal of the carbon dioxide by the lungs. यानी कि pH जो extracellular fluid का है, that is controlled by the rate of removal of bicarbonate by the kidneys and rate of removal of carbon dioxide by the lungs. ठीक है, so pH of the extracellular fluid is controlled by rate of removal and addition of bicarbonate ions by the kidney, या किडनी अगर बाइकार्बोनेट को रिमूव कर रही है या ऐड कर रही है, दूसरे रेट ऑफ रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लंग्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि बाइकार्बोनेट अगर ज्यादा हो जाते हैं तो किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट रिमूव कर देती है। ठीक है, लेकिन किडनी का एक और भी काम है, किडनी जो है अगर बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट कम हो जाते हैं तो इट मेक्स न्यू बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, तो किडनी इज आइदर एडिंग और रिमूविंग बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम द kidney is either adding or removing bicarbonate ions, और या lungs जो है they are removing the carbon dioxide from the lungs। ठीक है, जो दो चीजें बना रही है ना बाइकार्बोनेट, वो रेगुलेट हो रहे हैं बाय द लंग्स एंड द किडनीज, और वो बॉडी से निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर बफर की। अब हम आ जाते हैं इंट्रा सेलुलर बफर्स में। ठीक है, इंट्रासेलुलर बफर्स में क्या है कि फॉस्फेट बफर सिस्टम है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन द बफरिंग रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर। ये कहाँ पे इसका रोल है, ट्यूबुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, अगर एसिड ज्यादा हो जाएगा इन दिस फॉस्फेट बफर सिस्टम तो वीक एसिड बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड हो गई है फॉस्फेट बफर सिस्टम में, तो ये फॉस्फेट बफर सिस्टम है तो ये वीक बेस बनाएगा। और अच्छा, अब इस फॉस्फेट बफर सिस्टम का हम पीके देख लेते हैं। फॉस्फेट बफर सिस्टम का पीके जो है 6.8 है, विच इज क्लोज टू द पीएच ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक है, however its concentration in the extracellular fluid is low, only about 8% of the concentration of bicarbonate buffer। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर से जो है ऑल्दो इट इज क्लोज, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा फॉस्फेट आयंस नहीं होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पीएच से क्लोज है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इतने ज्यादा फॉस्फेट आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी वैल्यू सिग्निफिकेंस कहाँ पे है,
सो इनकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो बफरिंग है फॉस्फेट सिस्टम की इज मच लेस देन द बाइकार्बोनेट बफरिंग, लेकिन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में they are phosphate buffer system is especially important the tubular fluids of the kidneys for two reasons. ट्यूबुलर फ्लूइड में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि किडनी के ट्यूबुलर फ्लूइड याद रखो, हाँ फॉस्फेट जैसे जैसे वाटर रिअब्सॉर्ब हो जाता होता जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन रीनल ट्यूब्यूल्स में बढ़ जाती है। तो फॉस्फेट बढ़ जाएंगे तो बफरिंग पावर भी इस सिस्टम की बढ़ जाएगी। दूसरे क्या है कि ट्यूबुलर फ्लूइड का जो पीएच है दैट इज क्लोज टू द पीके ऑफ द फॉस्फेट बफर सिस्टम, ठीक है। 7 अगर लेट्स से किडनी ट्यूबुलर फ्लूइड का पीके है पीएच है तो दैट इज क्लोज टू द पीके ऑफ द 7 6 पॉइंट पीके ऑफ द फॉस्फेट बफर सिस्टम, ठीक है। फॉस्फेट आयंस रीनल ट्यूब्यूल में ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज वाटर रीअब्सॉर्ब हो रही है तो फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेट हो रही है। Phosphate concentration भी ज़्यादा है और pH is also equal to close to the pK, so it is very effective in the renal tubular fluid in buffering the acids in the renal tubular fluid. दूसरी बात क्या है कि the phosphate buffer system is also important in buffering intracellular fluid, ठीक है। अब phosphate ions जो है they are excessively present in excess amount in the intracellular fluid. ATP आपको पता है, ठीक है। ATP, AMP, ATP तो phosphate excess amount में present है। दूसरे इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो pH है दैट इज क्लोजर टू द पीके 7.3 है तो ये 6.8 है, ठीक है। तो फॉस्फेट जो है वो इंट्रासेलुलर और ट्यूबुलर फ्लूइड में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बफर्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं और इंट्रासेलुलर बफर्स की, ठीक है। प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन सेल के अंदर बहुत ज्यादा है, दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट, सो pH of the cells although slightly lower than in the extracellular fluid, so एक तो proteins they are present in abundant amount inside the cell, दूसरे pH of the proteins is equal to close to the pH of the fluid is the close intercellular fluid is close to the pK of the proteins, ठीक है। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन ऑफ बाइकार्बोनेट दे कैन नॉट पास थ्रू द सेलुलर मेम्ब्रेन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली पास करती है थ्रू द। So 60 to 70% of the total chemical buffering of the body fluid is inside the cells, and most of this results from the intracellular proteins. Okay, याद रखो, very important. Proteins are important intracellular buffers. 60 to 70% जो है ना chemical buffering of the body fluids जो है it is occurring inside the cells. ठीक है, and most of these results from the intracellular proteins because high concentration of proteins in the cell, and number two pK of these proteins is close to intracellular pH. दूसरा इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर बफर है आपकी हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि बफर कर रहा है हाइड्रोजन आयंस। उसके बाद ये आइसोहाइड्रिक प्रिंसिपल है, ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में किया होगा। all the buffers are in common solutions are in equilibrium with the same hydrogen ion concentration. So whenever there is a change in hydrogen ion concentration in the extracellular fluid, the balance of all the buffer systems they have that changes at the same time. They all work together because hydrogen is common to the reaction of all these systems, ठीक है। और ये जनाब आपका आइसोहाइड्रिक प्रिंसिपल है, वही है आपके ये डिसोसिएटेड आयंस और ये आपका जो है के जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। और 3 रिस्पेक्टिव एसिड्स हैं आपके, और ये जो है आपके आयंस जो प्रेजेंट है, ठीक है। चलो जी अब थोड़ा सा छोटा सा आपको मैं ब्रेक दे दूं। और स्टूडेंट का इंतकाम, एग्जामिनर ने मुझे इम्तिहान में वो सवाल दिए जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, मैंने भी खूब बदला लिया और ऐसे ऐसे जवाब दिए जिनकी समझ एग्जामिनर के वालिद साहब को भी नहीं आ सकती, जो कि आप करते हो। बहुत ज्यादा आप ये हरकतें करते हो कि आप ऐसे ऐसे सवालों का जवाब लिखते हो कि उसका कुछ पता नहीं होता कि क्या बताना चाह रहे हो, है ना। ऐसे करते हो ना, ऐसे जवाब लिखते हो, ऐसी कहानियां डालते हो कि समझ में नहीं आ सकते क्या है क्या। अच्छा अब हमने बात कर ली केमिकल बफर्स की जो कि इंट्रासेलुलर भी हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर सबसे इम्पोर्टेंट बफर जो है वो आपका बाइकार्बोनेट है, और इंट्रासेलुलर में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन्स।
और फॉस्फेट भी है जो कि ट्यूबुलर फ्लूइड में भी बफर कर रही है, सेल के अंदर भी बफर कर रही है, और तीसरी जो है आपकी हीमोग्लोबिन और प्रोटीन, ये सब इंट्रासेलुलर। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है, कि रेस्पिरेशन कैसे, बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई इतना लंबा कहानी नहीं है कि रेस्पिरेशन जो है कैसे रेगुलेट करे इस बैलेंस को। रेस्पिरेशन इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस in controlling the extracellular fluid carbon dioxide concentration by the lungs. तो क्या है, whenever there is increase in ventilation, तो it will eliminate excess carbon dioxide from the extracellular fluid. As a result of that, this will reduce the hydrogen ion concentration. ठीक है, so body में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है तो lungs they are getting rid of that excess carbon dioxide, and as a result of that hydrogen ions will decrease. और अगर बॉडी के अंदर वेंटिलेशन कम हो गई है तो बॉडी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई आपको पहले ही बता चुका। कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है? कार्बन डाइऑक्साइड है कंटिन्यूअसली इज बीइंग फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय द इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, 1.2 moles per liter of dissolved oxygen is present in the extracellular fluid, that is corresponding to the PaCO2 of 40 millimeters mercury। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो बॉडी में ब्लड में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। एक तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द टिश्यूज। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है, अगर मेटाबॉलिज्म टिश्यू में कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम बन रही है। दूसरा फैक्टर है पल्मोनरी वेंटिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कम हो जाएगी अगर वेंटिलेशन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी अगर वेंटिलेशन जो है वो कम हो रही है। ठीक है, सो अगर रेट ऑफ, लेट्स से कि मेटाबॉलिक फॉर्मेशन हम समझे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरे ये क्या है कि दूसरा फैक्टर क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, पल्मोनरी कम है तो ज्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इफेक्ट क्या है एल्वियोलर वेंटिलेशन का? लेट्स से अगर मेटाबॉलिक फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कांस्टेंट बन रही है, हायर द वेंटिलेशन द लोअर विल बी द पीसीओ इन द ब्लड एंड इंक्रीज इन ईसीएफ। अगर लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड 20 बन रही है, ठीक है, कांस्टेंट है 20 है, ठीक है, और लेकिन वेंटिलेशन रेट ज्यादा है, तो वेंटिलेशन रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा कि बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल गई है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है बॉडी में, तो क्या होगा कि पीएच जो है बॉडी का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या है कि अगर वेंटिलेशन कम है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाएगी बॉडी के अंदर और बॉडी का पीएच जो है वो कम हो जाएगा और कार्बोनिक एसिड बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो कोई समझ इतनी मुश्किल बात नहीं, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर एल्वियोलर वेंटिलेशन ज्यादा हो रही है तो आप देखो कि पीएच जो है वो कम है। अगर ये देखो वेंटिलेशन जो है ये ज्यादा है, 4 पे चलेगी वेंटिलेशन, तो पीएच जो है वो आपका 7 हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे वेंटिलेशन जो है वो कम होती जाएगी तो पीएच जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स से कि बॉडी के अंदर पीएच जो है वो डिक्रीज हो गया है, पीएच डिक्रीज हो गया है, यानी हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर बढ़ गए, इट्स अ नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, सो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपके बढ़ गई है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका स्टिमुलेट हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब स्टिमुलेट हो जाता है तो एल्वियोलर वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एज एल्वियोलर वेंटिलेशन विल इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड विल डिक्रीज। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन आयन
concentration will come back towards normal. ठीक है, ये रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन है फॉर अ डिक्रीज इन पीएच. ठीक है, अगर पीएच कम हो गया है या बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी बॉडी में से, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन आयंस भी गो बैक टुवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है ये रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन if there is a decrease in pH, which is a negative feedback mechanism. अब देखते हैं रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन अगर देयर इज एन इंक्रीज इन पीएच. रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन पीएच. अच्छा, बॉडी में पीएच इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो गई है. तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट नहीं होंगे, वेंटिलेशन कम हो जाएगी. वेंटिलेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो ब्लड में ऐड होनी थी वो ऑक्सीजन ब्लड में ऐड नहीं होगी, तो ऑक्सीजन इन द ब्लड विल डिक्रीज. दिस डिक्रीज इन ऑक्सीजन इन द ब्लड विल स्टिमुलेट द वेंटिलेशन. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन है फॉर एन इंक्रीज इन पीएच इज नॉट नियरली एज इफेक्टिव. आई बात समझ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, जब बॉडी के अंदर पीएच कम हो गया तो क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था वो स्टिमुलेट हो गया और उसने एक्सेस जो थी कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल दी और पीएच वापस नॉर्मल हो गया. ठीक है, अब पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है. यहाँ जब पीएच इंक्रीज होता है तो रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होती एज कंपेयर टू जब पीएच डिक्रीज हो रहा है. जब पीएच डिक्रीज हो रहा है यानी एसिडोसिस हो रही है तो रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है इन ब्रिंगिंग बैक द पीएच टुवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, लेकिन अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन इतनी इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि जब पीएच जो है इंक्रीज हो गया है तो वेंटिलेशन कम हो जाएगी. जब वेंटिलेशन कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है इन द ब्लड विल आल्सो डिक्रीज. जब ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी तो आपको याद है आपने पढ़ा था कि डिक्रीज इन द ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन द ब्लड विल स्टिमुलेट द वेंटिलेशन. ठीक है, so respiratory compensation for an increase in pH is not nearly as effective. ठीक है, इनिशियली वेंटिलेशन डिक्रीज हुई है लेकिन जैसे पीएच इंक्रीज होता है तो इनिशियली वेंटिलेशन कम होती है, लेकिन कम वेंटिलेशन की वजह से ऑक्सीजन भी कम हो जाती है एंड दिस डिक्रीज इन ऑक्सीजन देन वो वापस वेंटिलेशन को स्टिमुलेट कर देगी. ठीक है, so respiratory compensation in alkalosis is not as effective as in acidosis. Hydrogen concentration affects the rate of alveolar ventilation. The change in the ventilation rate is much greater at reduced levels of pH compared with the यानी वही बात कि वेंटिलेशन जो है वो रिड्यूस लेवल पीएच को ज्यादा बेहतर कंट्रोल करती है एज कम्पेयर टू इंक्रीज लेवल ऑफ पीएच. ठीक है, बफरिंग पावर और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है. रेस्पिरेटरी रेगुलेशन जो है इट इज अ फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ बफर सिस्टम. ठीक है, it rapidly keeps the hydrogen concentration from changing too much until the slowly responding kidneys can eliminate the imbalance. The overall buffering power of the respiratory system is 1 or 2 times as great as the buffering power of all the chemical buffers in the extracellular fluid. Overall buffering powers जो है बस 1 to 2 times greater है. ठीक है, as compared to the chemical buffers. Buffering power respiratory system की से 1 to 2 times ज़्यादा है as compared to the buffering powers of the chemical buffers. अच्छा, वो कहते हैं कि whenever there is a change in the hydrogen ion concentration, so let's say कि the pH जो है suddenly decrease from 7.4 to 7. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है will return the pH to 7.2 to 7.3. ठीक है, it will never bring it back to 7.4. राइट, तो एफिशिएंसी है रेस्पिरेटरी कंट्रोल की लेकिन इतनी ज़्यादा 100% एफिकेसी नहीं, 50 to 75% एफिकेसी है. So whenever there is a change in the hydrogen concentration in blood, respiratory system comes to help
but it is not very effective. It is not 100% effective. It will bring back the pH to 7.2. अगर 7 हो गया pH तो उसको 7.2 से 7.3 तक तो ले आएगी within minutes, but it is not 100% accurate. ठीक है. अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं कि इम्पेयरमेंट ऑफ लंग फंक्शन. अगर लंग्स काम नहीं करे तो क्या होगा. एम्फाइजेमा हो गया पेशेंट को. ठीक है. तो लंग्स जो है वो तो निकाल ही नहीं पा रहे कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी के अंदर जमा हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. अच्छा, अब एक पेशेंट है जिसको के मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई. क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है पेशेंट को. ठीक है, यानी कि उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस कम हुए हैं. ठीक है. अब क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयंस कम है तो उसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो गए हैं. तो वो जो ज्यादा हो गए हाइड्रोजन आयंस तो उसको बॉडी से निकालना है, तो वो लंग्स से निकालना है. लेकिन अब उस बंदे के जो लंग्स भी खराब है. ठीक है, लंग्स भी जो है ना वो काम नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब है रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन जो है वो इम्पेयर हो गई है. सो जब इंक्रीज इन वेंटिलेशन इज इम्पेयर तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं होगी. ठीक है. इस सिचुएशन में क्या होगा, जब लंग्स नहीं काम कर रहे तो देन किडनीज विल कम टू द रेस्क्यू. ठीक है, किडनीज विल कम टू द रेस्क्यूज, और वो जो इट विल मेक, वो एक्सेस हाइड्रोजन आयन को स्प्लिट कर देगी और इट विल मेक न्यू बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक है, जल्दी जल्दी बता दिया ना मैंने, कल फिर रिपीट करेंगे. अनम्यूट कर दे इनको. हाँ जी. जी बच्चों, आई समझ में, क्या समझ में आया, एनी क्वेश्चन. आपके क्वेश्चन जो मुझे पता है क्या है. हाँ, कहाँ हो गया टाइम, 1 मिनट रहता है. अच्छा, यस, अच्छा, ओके. सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, write them down and I will answer you tomorrow. ये जोक भी आपको. So your brain is like the Bermuda Triangle. Information goes in and then it's never found again. Hmm? अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, आई होप के इस इंफॉर्मेशन का ये हाल ना हुआ. ओके, ये मैं आपको फिर थोड़ा सा कल रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन पढ़ा दूँगी. राइट, थैंक यू.